इनर्शिया इनर्शिया की डेफिनेशन क्या होगी? टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन until unless an external force is applied. ये स्टेटमेंट आपने पहले भी नहीं सुनी होगी। कहाँ सुनी? 9th क्लास में। यस है ना? तो 9th क्लास में फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है ना, उसका स्टेटमेंट ही काफी मतलब 99% मिलता जुलता है इससे। तो इसलिए फर्स्ट लॉ जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, क्योंकि इनर्शिया भी वही बात कह रहे हैं वो न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलते हैं। That's why Newton's first law is also known as law of inertia, है ना? और inertia के तीन टाइप हो गए, tendency of body to remain in rest is inertia of rest, inertia of motion, tendency of body to remain in a state of motion, and inertia of direction, tendency of body to remain in a unidirection. Unidirection मतलब एक ही डायरेक्शन, है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें चीज पता होनी चाहिए मोमेंटम। What is the meaning of momentum? Momentum क्या होता है बताओ? सुना तो बात momentum, बोलो बोलो। अरे बता दो। हाँ तो मास में ठीक है, समाप्ति में देना। ठीक है, तो कोई बात नहीं, क्या ओके। देखो मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, p इज द सिंबल फॉर मोमेंटम। और इसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा वही होगा जो वेलोसिटी होगा, क्योंकि p को हम लिखते हैं m into p, राइट? यहाँ पर जो m है वो स्केलर क्वांटिटी है और v जो है वो वेक्टर क्वांटिटी। तो m स्केलर 0 की डायरेक्शन में, तो जो p का डायरेक्शन होगा वही होगा जो p का होगा, क्योंकि और वेक्टर तो है नहीं। तो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है? और मोमेंटम यहाँ पे पहले ही पढ़ा हुआ है, इट्स प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, है ना? और हम इसकी स्टेटमेंट में भी यही लिखते हैं, product of mass and velocity. तो अब देखो जो बुक्स है उसमें यही लिखा होता है कि इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, p से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? ऐसा यूनिट बता सकते हैं क्या होगी इसकी? व्हाट इज द ऐसा यूनिट? न्यूटन, मीटर पर सेकंड होगी। हाँ, केजी मीटर पर सेकंड, यस राइट। तो ये हो गया केजी और इसका हो गया मीटर पर सेकंड, तो ऐसे आप ये लिख सकते हो, है ना? अब देखो इसको ना हम थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझते हैं, इसका क्या मतलब है मोमेंटम। सिर्फ मैथमेटिकल मीनिंग नहीं समझना है, हमें कॉन्सेप्चुअल मीनिंग भी समझना है। अच्छा, उससे पहले मैं आप दोनों से जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर कब होती है? जब उसकी डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड। आपने 10th क्लास में करंट पढ़ा होगा, इसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, ये वेक्टर है, तो क्यों नहीं है? पुराने वाले बच्चे बताओ, आप बताओ बेटा। मैथिक का भी है ना? अच्छा, प्रेशर होता है, प्रेशर में हम डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं ना, कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर लगेगा। तो यहाँ पर भी डायरेक्शन, यहाँ मैग्नीट्यूड तो होता है, ये भी वेक्टर है ना? तो आप एक चीज मिस कर रहे हो, और स्कूल में ये चीज बताते नहीं, स्कूल वाले जो टीचर है वो महान होते हैं। तो वेक्टर की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये है, एनी फिजिकल क्वांटिटी
having magnitude, direction and follows vector algebra is known as vector. वेक्टर अलजेब्रा कोई अलग से अलजेब्रा नहीं है, जो आपने वेक्टर्स पढ़ा होगा, मतलब स्कूल में पढ़ा होगा, तो आपने मोशन इन प्लेन जो चैप्टर है ना, उसके स्टार्टिंग में वेक्टर्स पढ़ा होगा स्कूल वालों ने। तो वो जो वेक्टर्स के जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, वो सब उसी को वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमें वेक्टर अलजेब्रा की जरूरत पड़ती है, उसी को हम वेक्टर बोलते हैं। करंट और प्रेशर जो है वो वेक्टर क्यों नहीं है? बिकॉज दे डू नॉट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आपने देखा होगा छोटी क्लास में आपने करंट और प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं, उसमें हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। वेक्टर क्वांटिटी को आप डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में कर सकते हैं, हर बार नहीं कर सकते, नॉट ऑलवेज। बट जो स्केलर क्वांटिटीज हैं जैसे करंट और प्रेशर का, इनको आप कर सकते हो डायरेक्ट एनी टाइम, है ना। चलिए ठीक है, तो ये समझ में आ गया सबको, है ना। अब हम मोमेंटम जो है इसका कॉन्सेप्चुअल मीनिंग समझते हैं। कंसेप्चुअल मीनिंग का मतलब कि एक्चुअली है क्या, ठीक है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, मतलब कभी कोई भी दो फिजियोलॉजी मल्टीप्लाई का तो उसको एक नया नाम दे दो, उस फिजियोलॉजी उसको पढ़ने लगे, ऐसा नहीं है। इट हैज सम फिजिकल सिग्निफिकेंस, है ना। नाउ व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस? देखो आप एक चीज सोचो, जो बुलेट होती है ना बंदूक के अंदर, उस बुलेट को अगर मैं अपने हाथ में लेके आपकी तरफ फेंक तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आप लोग इधर क्यों मजाक करते हैं। लेकिन वही बुलेट अगर मैं बंदूक के अंदर डाल के तब चला तो आप लोग सर आप सोचने का मारो, है ना। तो वही बुलेट जो हमने ऐसे हाथ से फेंकी थी, वो पहले आपको कुछ नहीं कर पा रही है, लेकिन उसकी हमने अगर स्पीड इतनी तेज कर दी तो डेडली हो गई, वो एक इंसान की जान भी ले, है ना। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम जो है इट शोज अस द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इफेक्ट का मतलब ज्यादा अगर सही मायने में तो इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। इम्पैक्ट, अगर कोई चीज मूव कर रही है तो वो किसी चीज को जब हिट करेगी तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो कितना डेंजरस होगा, ये मैं मोमेंटम बता। मोर द मोमेंटम मोर डेंजरस इट विल बी, है ना। जैसे अगर एरोप्लेन को उड़ रहा है ना, अगर उस उड़ते हुए एरोप्लेन को, ठीक है, अगर कोई हम एक मेटल की, ठीक है, छोटे से एक बॉल बहुत तेजी से स्पीड में मारे तो वो जो एयर में उसमें ब्लास्ट होता है, ये सिर्फ मोमेंटम के उसको, है ना। वही बुलेट वाला काम है कि बुलेट जो है अगर स्लो होगी तो कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर उसको हमने बंदूक में डाल दिया तो उसका मोमेंटम इतना बढ़ जाता है, स्पीड बहुत बढ़ गई कि वो आपको मार देगी। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। तो मोमेंटम हमें क्या बताता है? कंबाइंड इंपैक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, है ना, इंपैक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा कई बार जैसे जो बस वगैरह होती है, बस या ट्रक जो है उसके आसपास जाने से आपके पेरेंट्स मना करते हैं कि बस और ट्रक से दूर रहे जब भी सड़क पर चले, और ये वैसे भी जनरली होना चाहिए कि जो बस और ट्रक है इससे हमेशा हमें दूर रहना चाहिए। हालांकि आपने देखा होगा बस या ट्रक जो है ना बहुत तेज भी चलते हैं, हरियाणा रोडवेज की बात अलग है, उनको छोड़ दो तो नॉर्मल बस और ट्रक जो है वो तेज नहीं चलते, लेकिन अगर आप उससे टच हो गए ना जरा से तो आप दूर जाके गिरो। ऐसा क्यों है? उसका मास बहुत ज्यादा है, स्पीड बहुत ज्यादा नहीं है, मास बहुत ज्यादा है। तो मास बहुत ज्यादा होने की वजह से उसका जो मोमेंटम है वो हाई होगा और बहुत तगड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। जरा सी बस ऐसे टर्न की ना और आप उससे टच हो गए तो आप दूर जाके गिरो, दैट मच इम्पैक्ट इट कैन क्रिएट, है ना। तो मोमेंटम हमें क्या बताता है? कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, है ना, कंबाइंड इफेक्ट। ऐसे हाथी आपने देखा होगा, ऐसे देखा तुमने, है ना, रियल में देखा, जूम में नहीं देखा, गए थे देखा। तो वो जो हाथी होता है ना,
वो अगर फुटबॉल को जरा सा पैर मार देना तो बहुत दूर जाएगी, है ना। मतलब आप नोटिस, पता नहीं ज्यादा नोटिस किया होगा नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने इसमें नोटिस किया क्योंकि मैंने सर्कस में देखा था, जो एक हाथी है वो फुटबॉल को पैर से मारा था, लेकिन उसने बहुत हल्का मारा, बॉल बहुत दूर गई। और जब हम इंसान ह्यूमन जब उस फुटबॉल को मारते तो बहुत तेज मारते हैं, किक जो मारते हैं फुटबॉल, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा मास बहुत कम है, हमें स्पीड तेज करनी पड़ती है फुटबॉल को तेज मारने में। लेकिन जो हाथी है उसका मास बहुत ज्यादा है, उसको स्पीड बहुत ज्यादा तेज नहीं करनी पड़ती बॉल को दूर फेंकने के लिए। मास इतना ज्यादा है तो उसका मोमेंटम ऑलरेडी ज्यादा है, उसको हल्की सी वेलोसिटी से टक करना है बस, वो बॉल दूर जाएगी, है ना। दिस इज हाउ मोमेंटम वर्क्स, है ना। तो कॉन्सेप्चुअल मीनिंग समझ में आता है ना। इसमें एक लाइन लिख दी है, इट्स अ कंबाइंड impact of mass and velocity on given object। यह नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? करना होता है, पता होगा इनर्शिया और एक्सेलरेशन। बताओ जी। An object that cannot be moved without any force, without any external force is called। थोड़ा सा एक दो वर्ड मिस हो गया, है ना। देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं? एनी ऑब्जेक्ट इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन will remain in its state until unless an external force is applied, है ना। अगर ध्यान से समझोगे तो ये स्टेटमेंट वही स्टेटमेंट जो इनर्शिया का है ना। तो इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। Any object in state of rest or motion will remain in state of will remain in its state until unless an external force is applied। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को लगता है न्यूटन बहुत महान है, फिजिक्स के लॉज भी हैं, है ना, लगता है ऐसा? नहीं, मेरे को भी लगता है कि कोई बहुत ज्यादा महान नहीं है। आओ सर, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? लेकिन इन्होंने जो लॉज दिए हैं, ठीक है, उसमें से कुछ लॉज ऐसे हैं, ठीक है, जो एक नॉर्मल चीज है जो हमें पता है, उसको इन्होंने लॉ का नाम दिया। जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट लॉ, ये क्या बोल रहा है फर्स्ट लॉ? इसका स्टेटमेंट पढ़ के हमें ये समझ में आ रहा है कि वो ये बोल रहा है कि ये जो चेयर है ये रखी हुई है तो ये रखी हुई है। अब कौन सी नई बात बोल दी उसने, हाँ? बट उसने इसको न्यूटन इसको डॉक्यूमेंटेड करवा दिया, ये मैंने बोला। ऐसे ही जैसे न्यूटन ने ग्रेविटेशन के बारे में बताया है ना, कहानी सुनी है ना, सर पे सेब गिरा, सुनी है ना? कहानी सुनी कहाँ है ये यार? आप लोगों ने कहाँ सुनी है? मैं हर बच्चे से पूछता कि आपने कहानी सुनी है? हाँ सुनी है, लेकिन नहीं, लेकिन कहाँ सुनी ये भी सुनी होगा, बता सकते कहाँ सुनी? टीचर ने कहानी सुनी एक टीचर बैठ पड़ा था पेड़ के नीचे, वो एनिमेशन का देखा होगा। तो यूट्यूब शॉर्ट्स रील्स कम देखा, 11th क्लास के बाद देखना आगे।
अभी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। चलो देखो, मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको एक चीज समझनी है, ये जो लॉ दिया गया है ना, ये लॉ नेचर का लॉ है, ये न्यूटन ने नहीं बनाया है, न्यूटन ने उसको कोट किया है। मैं बेसिकली ये कहना है ना, ऐसे ही जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, अब आप मुझे बताइए, जब वो पेड़ के नीचे बैठा था उसके सर पे सेब गिरा, तो उससे पहले सेब नहीं गिरता था क्या? तो अरबों साल से जब से धरती कभी तरफ से गिर रहा है, उसने अपने नाम में उसको डॉक्यूमेंटेड करा के कोट कर दिया उसको, क्या ये मैंने कहा है कि आप सेब पर जो छोड़ोगे तो ये गिरेगा, इट्स नॉट न्यू, है ना। हाँ, ये कह सकते हैं कि उसका इतना योगदान है कि उसने ये बताया था कि वो कितनी फोर्स से नीचे गिरेगा, ये कितनी एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा, ये उसने काम किया, समझ लो, है ना। तो अब एक चीज याद रखिएगा, ये जो पुराने बच्चे हैं, इनको मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि फिजिक्स में हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, दीज आर लॉज ऑफ नेचर, ये नेचर के लॉ है, बस हम इसको स्टडी कर लेते हैं और ऑब्जर्व कर लेते हैं, फिर हम उसको एक लॉ बनाते हैं, और ये नेचर का लॉ है, कोई ऑब्जेक्ट पड़ी हुई तो वो पड़ी रहेगी, वो अपने आप नहीं कर सकती, या फिर कोई ऑब्जेक्ट चल रही है मोशन में, है ना, तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक आप उसको स्टॉप नहीं करो, ठीक है। और एक चीज और, जैसे स्पेस में अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दोगे ना, वो चलती रहेगी इनफाइनाइट, उसको कोई स्टॉप नहीं करेगा, है ना, क्योंकि स्पेस में एयर रेजिस्टेंस नहीं होता। आपने देखा ना, जब आप बॉल को मार दो तो बॉल धीरे धीरे स्लो हो जाती है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है, या अगर वो जमीन पे बॉल चल रही है तो वहां पर जो ग्राउंड का फ्रिक्शन है वो काम कर रहा है ना, लेकिन स्पेस में तो ये दोनों ही नहीं है। तो अगर आपने किसी एक चीज को फेंक दिया, इट विल नॉट स्टॉप, यही बोल रहा है कि जब तक उसको कोई फोर्स स्टॉप नहीं करेगा वो रुकेगा ही नहीं। आपने धरती से उठाया वो फ्यूल तक पहुंच गया, जबकि ना उसमें कोई फ्यूल है, कुछ नहीं है। बट ये हो सकता है कि कोई जो प्लैनेट्स हैं या स्टार्स हैं, वो अपनी ग्रेविटी से उसका रास्ता इधर उधर चेंज कर देते हैं, इसलिए हमें उसमें जो फ्यूल है ना वो मतलब लगाना पड़ता है, प्रोपल्शन लगाने पड़ते हैं। कोई भी हम भेजते हैं ना स्पेस में, तो हमें उसमें जो प्रोपल्शन है वो क्यों लगाने पड़ते हैं, जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन में उसको भेजना है, चलाने पे, है ना। तो दीज आर लॉज ऑफ नेचर, और न्यूटन ने इसको कोट किया था। तो फर्स्ट लॉ हमारे सामने है, इसमें और एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया वैलिड हैं, यानी इसमें हम अलग से एग्जांपल नहीं लिखे हैं। इनर्शिया में जो आपने एग्जांपल लिखे वो सारे यहां पर वैलिड ऑल आर, ठीक है। ओके, सेकंड लॉ क्या होता है इनको, लॉ ऑफ मोमेंटम, हाँ मोमेंटम भी होता है, अभी आप एनी आइडिया, भूल गए होगे, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, मिलियन तो था मोमेंटम के बारे में, राइट। चलो ठीक है, देखो तो न्यूटन सेकंड लॉ जो है, इसको रियल लॉ ऑफ मोशन भी बोला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब न्यूटन ने ये अपने 3 लॉ दिए, तो थोड़े दिन बाद उसको समझ में आया कि मैं 2 लॉ जो है वो फालतू दे दूं, क्योंकि जो सेकंड लॉ है ना, इसी से आप फर्स्ट लॉ भी डिराइव कर सकते हो, सेकंड लॉ से ही थर्ड लॉ भी डिराइव कर सकते हो। ये उसको खुद को बाद में समझ आएंगे, 2 लॉ एक्स्ट्रा बता देंगे मेरा बात, लेकिन वो तो महान आदमी है, तो अपनी गलती तो मानेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं फर्स्ट और थर्ड लॉ ऑफ फिजिक्स, ठीक है। बट दिस इज अ रियल लॉ ऑफ मोशन। इसमें क्वेश्चन भी आता है, व्हाई दिस सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज रियल लॉ ऑफ मोशन। तुम्हारा आंसर क्या होगा, बिकॉज़ फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ, मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम सेकंड लॉ, ठीक है। ओके, अब सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है, rate of change of momentum is directly proportional
to external force applied. तो जो F external मतलब rate of change momentum, rate का मतलब क्या होता है? What is the meaning of rate? हाँ, per time मतलब change in physical quantity with respect to time, है ना? तो rate of change of momentum का मतलब है delta p by delta t, है ना? This is the rate of change of momentum. This is directly proportional to external force applied. This is directly proportional to external force applied. और हमें पता है हमारे प्रोपोर्शनलिटी के लिए कांस्टेंट चाहिए होते हैं. वो कांस्टेंट यहाँ पर 1. Here is 1. So F external is equals to delta P by delta T. Or we can write it like this, dP by dt. dP by dt का मतलब है differentiation of momentum with respect to time. ठीक है? नोट डाउन करिए इसको. केस 2 जो है इसमें क्या होगा? v कांस्टेंट होगा, यानी कि पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है बट m इज नॉट कांस्टेंट. यहाँ पर v कांस्टेंट नहीं है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? f external is equals to dp by dt. अब देखिए v कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब चेंज नहीं होगा, इसका ये टर्म 0 हो जाएगा, है ना? dv और डेल्टा v का तो एक ही है ना, तो ये टर्म 0 हो जाएगा इसके. So we will write v into dm by dt. ठीक है? एंड इसके बाद केस 3 में यहाँ पर लिखा हूँ, केस 3 ना तो m कांस्टेंट है ना ही v कांस्टेंट है. तो उस केस में f एक्सटर्नल हो जाएगा m into a, ये वाला एक्सप्रेशन आएगा सेम v dv by dt. तो क्वेश्चन में क्या सिचुएशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम न्यूटन सेकंड लॉ जो है उसको लगा सकते हैं. ठीक है? यहाँ पर हमने न्यूटन सेकंड लॉ जो है उसमें क्या किया है? p की वैल्यू पुट कर दी m into v. उसके बाद जो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है वो लगाया. प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है? जो दोनों फंक्शंस हैं उसमें से एक को बाहर रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, प्लस फिर दूसरे को बाहर रखा, पहले को डिफरेंशिएट कर दिया. राइट? प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक है? उसके बाद हमारी केस 2. ठीक है? उसको आप नोट डाउन कर लीजिए.